हरे कृष्णा। वासुस्टो क्लासेस में मैं आचार्य वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी एक और नई श्रृंखला के साथ में हम शुरुआत करते हैं और बात करता हूं वैदिक ज्योतिष में अरिष्ट भंग योग के बारे में। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है अरिष्ट भंग योग, यानी कि अरिष्ट का नाश करने वाले कुछ ऐसे योग जो हर किसी की पत्रिका में कहीं ना कहीं छिपे होते हैं, लेकिन उन्हें देखने का और समझने का हमारे अंदर जो है प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। तो कोई भी वैदिक ब्राह्मण या वैदिक ज्योतिष सरलता से इस बात का पता लगा सकता है कि क्या आपकी पत्रिका में कुछ अरिष्ट भंग योग बनते हैं या नहीं। तो कैसे उन अरिष्ट भंग योगों के विषय में हम लोग जान सकते हैं, आज उसी के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अरिष्ट भंग योग क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अरिष्ट भंग योग का मतलब होता है कि जब हमारी पत्रिका में कुछ अशुभ योग बने होते हैं, जो हमारी आयु की क्षति करते हैं, जो धन का नाश करने वाले होते हैं, जो संतान पक्ष की हानि करने वाले होते हैं, या जो कहीं ना कहीं वाहन से दुर्घटना के योग बनते हैं, इस तरह की जो समस्याएं या कोई बड़ी या घातक बीमारी की समस्याएं जब पत्रिका में बनती हैं, तो कुछ शुभ ग्रह अपनी युति या दृष्टि से उन अरिष्टों को भंग कर देते हैं, यानी कि उनका अरिष्ट भंग हो जाता है। उदाहरण के लिए एक विपरीत राजयोग होता है, यानी कि किसी भी अशुभ भाव का स्वामी यदि अशुभ भाव में ही जाकर बैठ जाए तो उसको हम अरिष्ट भंग कहेंगे या उसको हम विपरीत राजयोग कहेंगे। छठे भाव का स्वामी अष्टम में हो, अष्टम का स्वामी द्वादश भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में इसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। और कई तरीके से और कई तरीके के नामों से इस योग को जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अरिष्ट जो हैं वो भंग हो जाते हैं और व्यक्ति दीर्घायु पाता है और उसे जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। तो कुछ ऐसे ही अरिष्ट भंगों के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आप अपनी पत्रिका उठाइए, खोलिए और देखिए क्या आपकी पत्रिका में भी कुछ ऐसे अरिष्ट भंग योग बन रहे हैं या नहीं। बाकी यदि आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन मुझसे पत्रिका का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के जरिए आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अरिष्ट भंग योग के पहले रूल की। पहला सूत्र क्या कहता है? देखिए, यदि आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र या बुध, वैदिक ज्योतिष में इनको नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है। कौन कौन से ग्रह? देवगुरु बृहस्पति, बुध और शुक्र। यदि इन तीनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह केंद्र में स्थित हो, केंद्र भाव कौन से होते हैं? पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। इनको हम विष्णु स्थान भी कहते हैं और केंद्र भाव भी कहते हैं। यदि शुक्र, बुध और बृहस्पति केंद्र स्थानों में बैठे हों, इन तीनों में से कोई भी ग्रह यदि केंद्र स्थान में बैठा हो, तो सभी प्रकार के अरिष्टों का भंग हो जाता है, यानी कि अरिष्ट दोषों का शमन कर देते हैं, यहाँ पे अरिष्ट का भंग कर देते हैं। इसमें बुध से कहीं अधिक शुक्र प्रबल होना चाहिए या बुध से शुक्र अधिक शुभ होता है और शुक्र से बृहस्पति अधिक शुभ होता है। तो बृहस्पति का योग यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रबल और ताकतवर होता है। दूसरा सूत्र कहता है कि यदि आपकी पत्रिका में केंद्र स्थानों में, यानी कि यदि आपकी पत्रिका में केंद्र स्थानों में, जैसा कि मैंने बताया, शुभ ग्रह विराजमान होते हैं। यदि आपकी पत्रिका में लगन का स्वामी, लगन का स्वामी कौन होता है? जो ग्रह आपकी पूरी लगन पत्रिका का स्वामी होता है, जो आपके प्रथम भाव का लॉर्ड होता है, जो आपकी पूरी राशि या पूरी कुंडली को, माफ कीजिएगा, पूरी कुंडली को संभालता है, उसको हम लगन का स्वामी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके लगन का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, यानी कि पहले, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में बैठा हो, या त्रिकोण भाव यानी कि पंचम या नवम भाव में बैठा हो, तो भी सभी अरिष्टों का वो नाश कर देता है। अरिष्ट भंग हो जाते हैं, वहां पर सभी दोषों का शमन करने की ताकत रखता है ऐसा योग। तीसरा सूत्र कहता है कि यदि आपकी पत्रिका में, सबसे पहले क्या देखना है? लगन, क्योंकि लगन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लगन को हमेशा हमें ध्यान में रखना ही रखना है, लगन को हमेशा साथ लेकर चलना है। यदि आपकी पत्रिका में मान लीजिए कृष्ण पक्ष, देखिए दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक तो होता है पक्ष बली चंद्रमा, एक होता है पक्ष निर्बली चंद्रमा। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म यदि पक्ष निर्बली चंद्रमा के नक्षत्र में, पक्ष निर्बली चंद्रमा के नक्षत्र उसमें हुआ है, समय में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यदि लगन भाव पर
शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, यानी कि यदि ऐसे समय पर शुक्ल पक्ष का जन्म हो और यदि लगन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो सभी अरिष्ट भंग हो जाते हैं। और यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, पक्ष निर्बली चंद्रमा में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यदि अशुभ ग्रह लगन को देखें तो अरिष्ट भंग हो जाता है। आशा करता हूं आपको ये सूत्र समझ में आया होगा। दो होते हैं पक्ष निर्बली और एक पक्ष बली। तो पक्ष निर्बली का मतलब होता है यहाँ पर जब सूर्य और चंद्रमा के भोगांश में, देखिए पक्ष बली का मतलब है कि यहाँ पे पक्ष बली का मतलब हो गया शुक्ल पक्ष और पक्ष निर्बली का मतलब हो गया कृष्ण पक्ष। तो जब सूर्य और चंद्रमा के भोगांश में 0 डिग्री का फर्क रहता है तो उसे अमावस्या कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा सूर्य से आगे निकल जाता है और चंद्रमा को दिन प्रतिदिन जो है बल मिलना शुरू होता है। तो इसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और कृष्ण पक्ष होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच 180 डिग्री के भोगांश का अंतर हो। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को जो है, चंद्रमा का स्तर घटने लगता है, उसे पूर्णमासी कहते हैं। तो धीरे धीरे चंद्रमा घटने लगता है तो उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो इस तरह से हमें इसको समझने की ज़रूरत है। चौथा नियम ये कहता है कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का तुला लगन है, तुला लगन में यदि द्वादश भाव में सूर्य विराजमान है तो ये व्यक्ति को बड़ी लंबी आयु देता है, दीर्घ आयु देता है। ये वैदिक ज्योतिष का एक नियम है और ये हजारों पत्रिकाओं में इस कॉम्बिनेशन को देखा गया है। तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है, यानी कि 100 वर्ष से अधिक की आयु पाता है ऐसा व्यक्ति यदि तुला लगन है और 12वें भाव में, द्वादश भाव में सूर्य विराजमान है। पांचवा सूत्र ये कहता है कि यदि कहीं पर भी मंगल बली बृहस्पति से युक्त हो या दृष्ट हो तब भी यह अरिष्ट का भंग करता है, अरिष्ट भंग कर देता है, अरिष्ट का नाश कर देता है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति दीर्घायु और सुखी होता है। उसके बाद में छठा सूत्र ये कहता है यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में पंच महापुरुष योग बने हों। पंच महापुरुष योग कौन से होते हैं? जब आपकी पत्रिका में शुक्र, शनि, बृहस्पति और ये ग्रह, यानी कि शुक्र, बृहस्पति, शनि, ये ग्रह और बुध भी इसमें आता है। तो ये 4 ग्रह श्रेणी में आते हैं, या जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शुक्र और बुध तो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, और शनि भी। यदि ये चारों ग्रह अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि या अपनी स्वराशि में केंद्र स्थानों में बैठे हों, केंद्र स्थान यानी कि पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में ये पंच महापुरुषों का निर्माण करते हैं। तो अगर आपकी पत्रिका में पंच महापुरुषों का निर्माण होता है तो ऐसी स्थिति में भी ये व्यक्ति को लंबी आयु देते हैं, दीर्घ आयु देते हैं। अगला सूत्र ये कहता है कि यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा शुभ राशि में हो, शुभ राशि में हो या शुभ ग्रह के नवांश में हो या दृष्टिकोण में हो, शुभ दृष्टिकोण में हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये सभी अरिष्टों को भंग करने वाले बनते हैं। अरिष्ट का भंग हो जाता है और व्यक्ति दीर्घायु और मान सम्मान और यश प्राप्त करने वाला होता है। अगला सूत्र ये कहता है कि यदि आपकी पत्रिका में, यानी कि मान के चलिए कि यदि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यदि किसी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में है, शुक्ल पक्ष के रात्रि में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है और कृष्ण पक्ष के दिन के जन्म में व्यक्ति का जन्म हुआ है और चंद्रमा यदि 6, 8वें, 12वें भाव में शुभ ग्रहों से युक्त है, तो भी यह सभी अरिष्टों का भंग करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा सलाहकार और रिसर्च करने वाला होता है, वैज्ञानिक होता है, शोधकर्ता होता है। उसे जीवन में बहुत मान सम्मान और यश प्राप्त होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी पत्रिका में कुछ ऐसे ही योग बने हैं। तो इस तरह से ये अरिष्टों को भंग करने वाला होता है। अगला सूत्र ये कहता है कि यदि पत्रिका में सूर्य से कहीं दूर बृहस्पति चतुर्थ स्थान में, पहले स्थान में, सप्तम स्थान में या दशम स्थान में हो, तो यह सभी अरिष्टों को भंग करने वाला होता है, अरिष्ट का नाश करने वाला होता है। यानी कि सूर्य कहीं पर भी विराजमान हो, सूर्य आपकी पत्रिका में कहीं पर भी विराजमान हो सकता है, पहले से 12वें भाव में कहीं पर भी, किंतु सूर्य से यदि बृहस्पति चतुर्थ भाव में, लगन भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में होगा, तो ये सभी अरिष्टों को भंग करने वाला होता है, अरिष्टों का नाश करने वाला होता है।
अगला सूत्र ये कहता है कि यदि किसी जातक या जातिका की पत्रिका में राहु देव तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव में हो तो यह सभी अरिष्टों को भंग करने वाला होता है। राहु भी यहाँ पर सभी अरिष्टों का भंग करता है। बड़े से बड़े संकट को टालने की ताकत राहु यहाँ पर रखता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये दीर्घायु प्रदान करता है। अगला सूत्र ये कहता है कि यदि आपकी पत्रिका में, देखिए, किसी भी पत्रिका के तीसरे, छठे और 11वें भाव जो है वो दुर्ग भाव कहलाते हैं, किले के समान भाव होते हैं। तो यदि किसी पत्रिका में लगन से या चंद्र राशि से तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में कम से कम 2 ग्रह विराजमान हो, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रहों को यहाँ पे अधिक महत्वता दी गई है। तो ऐसी स्थिति में तीसरे, छठे या 11वें भाव में जब अशुभ ग्रह विराजमान होते हैं तो यह भी सभी प्रकार के अरिष्टों को भंग करते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार तीसरा, छठा और 11वां दुर्ग भाव हैं, और दुर्ग भाव में जितने सशक्त द्वारपाल होंगे उतना ही व्यक्ति की रक्षा होगी। तो तीसरे, छठे, 11वें में यदि आपके अशुभ ग्रह बैठे हैं लगन से या चंद्र राशि से, तो ये भी व्यक्ति को एक प्रकार से सहयोग प्रदान करते हैं, उसको शक्ति प्रदान करते हैं, और व्यक्ति जो है वो बली होता है, साहसी होता है, और उसे जीवन में कामयाबी और सफलता भी मिलती है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताने का या समझाने का प्रयास किया है। यदि आपकी पत्रिका में इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, यदि आपकी पत्रिका में इस तरह के कुछ अरिष्ट भंग योग बनते हैं, तो आपको अपनी पत्रिका में निश्चिंत होने की ज़रूरत है। आपको बहुत घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि चंद्रमा 6, 8, 12 में चला गया तो खराब होगी, ऐसी स्थिति खराब होगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का कृष्ण पक्ष का जन्म है और दिन का जन्म है, सुबह के समय का जन्म है, और चंद्रमा 6, 8, 12 में भी क्यों ना हो, लेकिन उस पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो दिव्य होती है, अमृत वाली दृष्टि होती है बृहस्पति के पास, क्योंकि बृहस्पति को जीव कारक कहा गया है। तो बृहस्पति की दृष्टि जब 6, 8, 12 पर पड़ेगी या 6, 8, 12 में बैठे हुए चंद्रमा पर पड़ेगी तो आयु की वृद्धि होगी, और ऐसे लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, शोधकर्ता बन जाते हैं। मेरे पास कई ऐसी पत्रिकाएं आई हैं जिसमें मैंने इस कॉम्बिनेशन को देखा है और बिल्कुल सटीक पाया है, और उनको जीवन में ऊंचाइयों पर जाते हुए देखा भी है। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप आसानी से देखकर पता लगा सकते हैं कि आपकी पत्रिका में अरिष्ट भंग के योग किस प्रकार से बनते हैं। केंद्र स्थानों में भी, क्योंकि केंद्र स्थान विष्णु स्थान है, इनमें भी शुभ ग्रहों का बैठना कहीं ना कहीं आपको लाभ देता है। चंद्रमा उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो चंद्रमा, तो भी ये लाभ देने वाला होता है, काफ़ी लाभ देने वाला होता है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन एक बात को मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि उच्च राशि के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई ग्रह अगर किसी पर्टिकुलर डिग्री पर है तभी वो उच्च राशि में आता है। मान लीजिए कि वृषभ राशि के चंद्रमा है तो 3 डिग्री पर ही वो उच्च के होंगे, और 3 डिग्री पर ही वृश्चिक राशि में वो नीच के होंगे, और इसके पश्चात 3 डिग्री से 30 डिग्री पर वो अपने वृष राशि में, मूल त्रिकोण राशि में होते हैं। तो इस तरह से हमें सभी जो हैं उच्च और नीच बलों को देखना, उनके बलों को, ग्रहों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उनका अरिष्ट भंग होता है। तो इस श्रृंखला में मैंने आपको कुछ ऐसे योगों के बारे में बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपकी पत्रिका में अरिष्ट भंग होते हैं, और अरिष्ट भंग से आप आसानी से अपनी पत्रिका में ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह आपको बल प्रदान कर रहे हैं और बल देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, हंस महापुरुष योग, शश योग, मालव्य योग, और कई ऐसे इस प्रकार के योग हैं जो आपको पत्रिका में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है लगन भाव या लग्नेश का प्रबल होना बहुत ज़रूरी होता है। उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, लग्नेश चाहे 6, 8, 12 में ही क्यों ना हो, लेकिन लग्नेश पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है, बृहस्पति जैसे दिव्य दृष्टि देने वाले ग्रहों का प्रभाव है, तो व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है, दीर्घायु प्राप्त होती है, और ऐसा व्यक्ति सफल होता है, कामयाब होता है जीवन में।
तो ये सब आपको देखना आना चाहिए और अपने रिष्ट भंग को आप देखकर आसानी से ये पता लगा सकते हैं। इस श्रृंखला में अभी तक के लिए इतना ही, और आगे यदि आपका कोई प्रश्न है इस श्रृंखला को लेकर या आपका कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो मुझे मेल करिए, और आप मुझे लिखित में भी व्हाट्सएप पर लिखकर अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो सभी तक पहुँच सके, सभी को मिल सके। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हरे कृष्णा।